हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वीडियो के अंदर। और मैं आज आपके साथ जो है चर्चा कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और जुलाई महीने का ये जो स्टॉक है इसको रखने के पीछे का जो पर्पज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, आप लोग जानते कि मैं जनरली ऑटो एंसेलरी जो बिज़नेस है उसके ऊपर बुलिश हूँ। और उसी सेगमेंट में आपने देखिएगा कि कुछ और कंपनीज़ भी हमने इस सेगमेंट के अंदर रखी हैं। तो मुझे अभी पर्सनली जो दो सेक्टर पसंद है उसमें से आप लोग जानते हैं कि एक सेक्टर तो है हमारा स्पेशलिटी केमिकल्स। और स्पेशलिटी केमिकल्स में भी अब जुबिलेंट इंग्रीविया का जो शेयर प्राइस आज हमारे को देखने के लिए मिला वो 560 रुपये का भाव था। तो मेरी जो इन्वेस्टेड पोजीशंस हैं वो तो मैं होल्ड किए हुए हूँ, लेकिन जो हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस थी उनमें से देखिएगा मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो अभी भी मैंने काफ़ी जो है एग्ज़िट कर लिया है ट्रेडिंग पोजीशन से, बट लॉन्ग टर्म में मैं काफ़ी बुलिश हूँ अभी भी जुबिलेंट इंग्रीविया पे। तो जो लोग ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेड्स के एंगल से सोचते हैं वो चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और लेकिन जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के जो शेयर्स होते हैं उनमें अगर आपने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स करनी है तो फिर आपको थोड़ा सा लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी भी मुझे लगता है कि जुबिलेंट इंग्रीविया काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन इन प्राइस पे मैं नया खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा कि 500 रुपये के नीचे ही जो है आप खरीदने की कोशिश करें, चेष्टा करें। जब भी आपको गिरावट में शेयर मिले आपके पास है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप उसको होल्ड करिए। तो ये तो थी बात जुबिलेंट इंग्रीविया की। अब बात करते हैं इस सेक्टर की, जिस सेक्टर के अंदर हम बुलिश हैं। इसी सेक्टर के अंदर हमने एक स्टॉक फॉर द मंथ भी डिस्कस किया था जिस शेयर्स का नाम था गैब्रियल, और उसके बाद उस शेयर्स में भी एक अच्छा रनअप हमें देखने के लिए मिला। और गैब्रियल के बाद देखिएगा ये भी सेक्टर जो है सिमिलर सेक्टर में। तो एनआरबी बेयरिंग्स जनरली ऑटोमेशन के अंदर भी है, यानी कि जो ऑटोमेटिक जो चीज़ें हैं मशीन्स के अंदर, जो मशीन टूल्स की मशीन्स हैं उनमें यूज़ होता है। सभी गाड़ियों के अंदर बेयरिंग्स यूज़ होते हैं। आपके घर में जो अप्लाइंसेस हैं उनमें से काफ़ी अप्लाइंसेस जो हैं, स्पेशली पंखा तो जो है इसके अंदर है ही, और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी बेयरिंग्स यूज़ होते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के जो है बेयरिंग्स होते हैं। अब ये कंपनी मुझे क्यों पसंद है, ये देखिएगा कंपनी में ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रही है, बट एक कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी स्टेबल है। और दूसरी बात है इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी रीज़नेबल है। तीसरी बात कि कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और इसके जो बिजनेसेस हैं उनमें अगर हम बात करें तो तकरीबन जो ऑटोमोबाइल्स इंडिया में चलते हैं तकरीबन 80% से ज़्यादा हिस्सा जो है उन ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो बेयरिंग्स यूज़ हो रखे हैं उनके अंदर इनका सबसे ज़बरदस्त मार्केट शेयर है। इसी सेगमेंट के अंदर कुछ और बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां भी हैं जिसमें एसकेएफ बेयरिंग्स है या एफएजी है। मैं उनकी जो है चर्चा यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि ये साइज़ में एक छोटी कंपनी, तो उनके साथ कंपेयर करना जो है लाजमी मुझे नहीं लगता कि सही है। और तो क्योंकि वो कंपनी वैसे भी एक हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं। इसी तरीके से एक और कंपनी हुआ करती थी एबीसी बेयरिंग्स, लेकिन वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में चली गई कंपनी। तो उन अगर एबीसी के साथ भी अगर हम वैल्यूएशंस करें तो एबीसी को जो वैल्यूएशंस मिला था कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में वो आज की एनआरबी की जो वैल्यूएशंस है उससे तकरीबन 2 गुना से भी ज़्यादा था। तो कुल मिलाकर एनआरबी बेयरिंग्स एक जो है सोफिस्टिकेटेड कंपनी है, साइज़ में छोटी है कंपनी, और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन आपने अगर कभी भी कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं या बेयरिंग्स की बात की होगी तो आपने ज़रूर से ज़रूर एनआरबी बेयरिंग्स जो है देखे होंगे। और एनआरबी बेयरिंग्स जो है एक अच्छी खासी लीडरशिप पोजीशन में है। हालांकि इस सेगमेंट के अंदर एसके बेयरिंग्स और एफएजी बेयरिंग्स थोड़े से बड़े प्लेयर्स हैं, उनके और भी प्रोडक्ट्स हैं साथ में। तो ध्यान से हम इस जो एनालिसिस को करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ अगर आप देखेंगे भाई ये क्या है, ये वास्तव में इंडिया के अंदर प्रीमियर बेयरिंग्स मैन्युफैक्चरर्स है। तो आपको बहुत लोगों को लगेगा सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है। देखिएगा प्रोडक्ट तो सिंगल है, लेकिन उन सिंगल प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो आप ये मानें के चलेंगे कि आप उनको अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप खाली बेयरिंग्स की बात करें भाई, जब बाकी आप कोई भी डिज़ाइन में बना के बेचिए तो फिर तो आप ये कहेंगे कि सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है। तो ये सोचने का नज़रिया हो सकता है आपका। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है बेयरिंग्स की कंपनी बनाती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें से नीडल बेयरिंग्स जो है इनके प्रमुख हैं। उसके बाद देखिएगा सिलेंड्रिकल जो रोलर्स बेयरिंग्स हैं वो बनाती हैं, स्पेशल वॉल बेयरिंग्स हैं, थ्रस्ट बेयरिंग्स हैं, क्रैंक पिन्स हैं। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के, और इन्होंने R&D में भी बहुत पैसा खर्च किया है और इनका मार्केट शेयर भी अच्छा है। और एनआरबी की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास
इन्फॉर्मेशन अगर उसके हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कंपनी 90% ऑफ द व्हीकल्स रनिंग ऑन इंडियन रोड्स आर रनिंग ऑन बेरिंग्स मैन्युफैक्चरिंग बस NRB। बट मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर है इनके पास इस ऑटो में सेगमेंट्स के अंदर। तो एक अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। और अगर हम इसके पिछले 5 साल के भी प्राइस देखें, क्योंकि अगर किसी ने 5 साल भी ये शेयर्स रखा है तो आप देखेंगे कि 5 साल में ये शेयर्स जो है हाई बना चुका है 210-20 का। अभी भी इसने एक अच्छा हाई बनाए थे 190 के आसपास के, तो वहाँ से करेक्ट होके आया है। फिर ये शेयर्स जो है तकरीबन 108-110 रुपये भी गया, फिर 140 रुपये के आसपास जो है भी शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और ये जो शेयर्स की मुझे चर्चा कर रहा हूँ, मुझे याद है कि जब मैंने गैब्रियल के शेयर्स की डिस्कशन की थी तो मैंने गैब्रियल और NRB में से दोनों में से एक सेलेक्ट करना था, तब मैंने गैब्रियल सेलेक्ट किया था। हालांकि अब ये जो कंपनी है NRB, ये भी मैंने आपके साथ तब भी शेयर की है। अगर हम इस सेगमेंट में और देखें तो एक कंपनी और भी है, टिम केयर इंडिया, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, वो खाली बेरिंग्स नहीं है उनके, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो NRB बेरिंग्स, मैनन बेरिंग, गैलेक्सी, SNL बेरिंग्स। और SNL बेरिंग्स पे भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, SNL बेरिंग्स भी NRB बेरिंग्स की ही सब्सिडरी कंपनी है। तो हालांकि साइज़ में छोटी कंपनी है, और कभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे SNL बेरिंग पे भी। लेकिन ये जो कंपनी तकरीबन 17.5 की पी रेशियो पर ये है, कंपनी काम कर रही है अभी भी। और मुझे लगता है कि जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आएगी और सेमीकंडक्टर इशू जैसे रिजोल्व होगा। इसके अलावा जो बाकी ऑटोमेशंस के अंदर जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, वहाँ पर भी काफ़ी डिमांड जो है इनके प्रोडक्ट्स की रहती है। तो तकरीबन एक क्वार्टर में 250 करोड़ के आसपास की जो है ये सेल जनरेट करते हैं, और जो प्रॉफिट्स होता है वो तकरीबन 16 से 20 करोड़ के आसपास जो है देखने के लिए मिलता है। बट बिजनेस एकदम स्टेबल है। 2021 इनके लिए काफ़ी अच्छा था, और मार्च 2021 में उन्होंने 35 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। तकरीबन 8 से 7 रुपये के बीच में ये EPS कंपनी जनरेट कर रही है, और 15-16 के पी पर ये शेयर अभी मिल रहे हैं। एक स्टेबल बिजनेस है, बट मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल्स में जब पिकअप आएगा तो इस सेक्टर के अंदर भी पिकअप आना जो है निश्चित है। और ये जो कंपनी है वैल्यूशंस वाइज बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो जिनकी बड़ी कंपनी है, उनके टारगेट पे भी रहती है कि चलिए जी इस तरीके की कंपनीज़ को ख़रीद लेते हैं। तो इस तरीके की कंपनी की जो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप भी कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो भी तकरीबन 1337 करोड़ है। तो ये भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस जो है इस तरीके की कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा स्टेक भी ले सकता है आगे चल के भी। और एक स्टेबल बिजनेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रोथ है, बट स्टेबल बिजनेस है, और एक कंटिन्यूस पेस के साथ ग्रो भी कर रहे हैं। और अगर हम EPS की बात करें तो देखिएगा 2021 में 5.58, इस साल 7.56, यानी कि मार्च 2022 में। तो हम उम्मीद करते हैं 6-7 रुपये के आसपास की EPS आएगी। 140 रुपये के आसपास के भाव हैं, तो तकरीबन 19-20 के आसपास की जो फॉरवर्ड अर्निंग्स उस पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई ये बिज़नेस स्टेबल है, और जो है पिछले 10 साल में 4% की ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिली है। शेयर प्राइस चला है 15%, लेकिन पिछले 5 साल में ये शेयर केवल 1% चला है, जो कि 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट 8% है, सेल्स ग्रोथ 5% है। तो उन वैल्यूशंस को देखेंगे तो ये जो वैल्यूशंस हैं वो हमें लग रहा है कि इसको काफ़ी नीचे की मिल रही हैं, और आगे चल के ये अच्छा कर सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर आप करें इस शेयर्स में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, उसके बाद ही निवेश करें। और इन्वेस्ट करते वक्त SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आपकी जो प्राइस हैं वो काफ़ी अच्छे से एवरेज हो जाए। और यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर एक जो डेट का फिगर है वो 3,300 करोड़ के आसपास रहता है, और रिजर्व्स पे जो है 569 करोड़ हैं। इक्विटी छोटी है, 19 करोड़ के आसपास की इक्विटी है, तो कोई बहुत बड़ी इक्विटी नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ये जो कंपनी है ये स्टेबल तरीके से काम कर रही है। ये इनके बिजनेस से भी आपको पता चलेगा। प्रमोटर भी तकरीबन 49.86, 85, 49.82, तो ये जो है पिछले 4 क्वार्टर के अंदर इनके जो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग रही है। इन सब के साथ साथ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शेयर्स थोड़ा सा नीचे अगर आपको मिले 124-125 रुपये के आसपास ये शेयर्स मिले तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 108-109 के आसपास बहुत ही अच्छी स्पोर्ट है, वहाँ पर आप काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर भी ये शेयर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जो ऑटोमोबाइल्स है उसमें रिकवरी आएगी। इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी बढ़िया है, R&D पे पैसा खर्च कर रखा है, स्टेबल बिजनेस है,
और पीछे जो इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से थोड़ी आप ग्रोथ भी एंटिसिपेट कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी उसकी संभावना कम है। बट एक 20 से 30% तक की जो रिटर्न्स हैं कंपाउंडिंग बेसिस पे अगले 2 से 3 साल तक ये शेयर्स देने का दम रखता है। और ये चर्चा जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मुझे लगता है कि SIP मोड जो है बेहतर हो सकता है अगर आपके पास कैपिटल है और आप थोड़े सा रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप इनको करंट प्राइस पर भी एक अच्छी मात्रा भी खरीद सकते हैं। बट मुझे लगता है कि बेस्ट यही होता है कि आप SIP मिले जिससे कि एक बेस्ट प्राइस आपको मिल सके। और ये स्टॉक फॉर द मंथ की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।